वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मसले के बारे में बात करूंगा जो कश्मीर में जो आतंकवाद का वाक़या हुआ है। शिद्दत पसंद टेररिस्ट ने बेसिकली एक बस पे अटैक किया जिसमें पिलग्रिम्स यानी जो शिवपुरी नाम की एक होली साइट है वहाँ से लौट कर आ रहे थे। तो इन पिलग्रिमों की बस पर 20 मिनट तक मुसलसल आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से ड्राइवर, कंडक्टर मारे गए और वो बस खाई में गिर गई। टोटल 9 लोग हलाक हुए हैं और 9 डेथ्स हुई हैं और 33 लोग से ज़्यादा, तकरीबन बाज़ लोग 40 कह रहे हैं, इंजर्ड हो गए हैं उस बस में। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बस खाई में नहीं गिरती और अगर वैसी सड़क पर होती तो शायद और उससे ज़्यादा लोग मारे जाते, क्योंकि मुसलसल फायरिंग 20 मिनट तक हुई और वो गोलियां कई और लोगों को मार सकती थी। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बारे में मैं कोई नई खबर तो आपको नहीं देने वाला हूँ, लेकिन कुछ एनालिसिस और उसको लेकर जो कुछ ख्यालात मुझ में आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर हमारी व्यू पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको पसंद आती है या आपको सोचने पर मजबूर करती है तो चैनल को भी ज्वाइन करें और इसके मेंबर बने। तो पहली तो बात ये है कि इसकी टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जून 9 को हुआ है। उस दिन ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था, बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्लियरली इट्स अ मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि कश्मीर इज नॉट डन। ये मैसेज भेज रहा है कि कश्मीर में जो इंसर्जेंसी कह लिए, आप टेररिज्म कह लीजिए या सेपरेटिज्म कह लीजिए, ये कश्मीर का जो मसला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और एक ना सिर्फ ये एक मैसेज है पूरे इंडिया को और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बट दिस इज़ ऑल्सो एक चैलेंज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि भाई आपने इतने सालों से ये बात फैला रखी है कि जब से आर्टिकल 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से खारिज किया गया या निकाल दिया गया और इररेलेवेंट बना दिया गया, कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन हो गया है। तो दिस इज अ मैसेज टू से कि कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। जब सरकार कहती है कि कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो वो दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती है। एक के वाकयात कम हो गए हैं टेररिज्म के और इस तरह के हादसा, और दूसरा कि टूरिज्म बढ़ गया है। तो जो टूरिज्म इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर करोड़ों लोग कश्मीर जा रहे हैं तो यानी सारे मुल्क में ये परसेप्शन है कि कश्मीर इज नाउ नॉर्मल, इट इज सेफ टू गो टू कश्मीर। इसलिए भी मुझे लगता है कि टेररिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट किया ताकि टू सेंड द मैसेज टू दूसरे जो भारतवासी है इंडिया में जो रहते हैं हिंदुस्तानी, कि ये इट इज कश्मीर इज नॉट सेफ फॉर टूरिस्ट। हालांकि इसका नुकसान तो कश्मीरियों पर ही होगा, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं कश्मीर में तो कश्मीर की इकॉनमी के लिए बेहतर होता है, जॉब्स क्रिएट करते हैं। जो लोकल कश्मीरीज हैं वो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली एन एंटी कश्मीर एक्ट। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि दीज वर नॉट लोकल्स और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट थे। इसका जो क्लेम किया गया लश्कर तैयबा की एक फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने क्रेडिट ली कहिए या क्लेम किया कि ये अटैक उन्होंने किया था। जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर रईसी पे इंटरव्यूज ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि लोकल्स कह रहे हैं कि 2 दिन से वो एक्टिविटीज देख रहे थे और ये जो अटैक था 20 मिनट तक वेल प्लान्ड हेवीली आर्म्ड अटैक था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी हैरत लगती है कि अगर लोकल्स को पता था कि टेररिस्ट 2 दिन से फिर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी वालों को क्यों नहीं? तो ये जो एक किस्म से इट्स अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, फेलियर ऑफ सिक्योरिटी और फेलियर ऑफ डिटरेंस। ये तीनों चीजें फेलियर। एक तो एक अगर 2 दिन से वहां पे टेररिस्ट कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रही थी, फौज की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। दूसरी चीज ये है कि वो सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं। बाज एस्टिमेट्स के हिसाब से
तकरीबन 6 लाख तक सेंट्रल सीआरपी, पुलिस, फौज, आर्मी, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे है। और जब से कश्मीर का जो 370 निकालने के बाद से कश्मीर इज़ नो मोर स्टेट, अब वो यूनियन टेरिटरी है, यानी इसकी सिक्योरिटी सीधा प्रधानमंत्री के हाथ में है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये भी नहीं कह सकते कि जो पुलिस है वो लोकली सिंपैथेटिक है लोकल सिटीजन्स के लिए। तीसरी चीज़ ये है, ये जो इलाका हुआ रईसा जहाँ पे ये अटैक हुआ है, दिस लाइक ये जम्मू में है, ये कश्मीर में नहीं है। और यहाँ पे पॉपुलेशन शायद 50-50% है, कश्मीरी मुसलमान और जम्मू के जो हिंदूज़ हैं आई थिंक 50-50 है। तो ऐसे सिनेरियो में टेररिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको पनाह मिलना उतना आसान नहीं होता। सो इट इज़ क्लियरली अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। या तो गवर्नमेंट खुद अपना कूलेट पी ली है कि अरे हर चीज़ नॉर्मलाइज हो गया है और सिक्योरिटी थोड़ा लैक्स हो गई, यानी वो थोड़ी आलसी हो गई है, या तो सिक्योरिटी इज डाउन। लेकिन याद रखना चाहिए कि काउंटर टेररिज्म इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि फ़ौज को हर बार सक्सेसफुल, सिक्योरिटी फोर्सेस को हर बार सक्सेसफुल रहना पड़ता है। लेकिन टेररिस्ट को सिर्फ एक सक्सेस काफ़ी है, मतलब हो सकता है कि उन्होंने 5-6 कोशिशें की हैं। बट इट लुक्स लाइक ए प्लान्ड अटैक, ख़ास तौर से जो तारीख है और उसका ओकेजन है कि प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहे हैं और कश्मीर में हमला होता है। सो इट इज़ ऑल्सो ए मैसेज टू इंडिया, एंड दैट इज़ द, मुझे लगता है कि दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस टेररिस्ट अटैक। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि क्रिकेट को लेकर के, क्रिकेट भी चल रही थी और टेररिज्म, ये तो नारा था जब भी सवाल उठता था कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाकर या तो आईसीसी के कप्स खेलेगा या नहीं। तो बार बार इंडिया की गवर्नमेंट ने यही कहा कि टेररिज्म और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल क्रिकेट भी चल रही थी और टेररिज्म भी चल रहा था। ये और बात है कि इंडिया कंटिन्यूज टू पार्टिसिपेट इन आईसीसी, तो जो पाकिस्तान के साथ जो मैचेस होते हैं इंडिया के, अब सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही होते हैं। और अब देखेंगे जब अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होती है पाकिस्तान में, शायद फरवरी में है, क्या इंडिया वहाँ जाती है या नहीं, या इंडिया के मैचेस बाहर होंगे जैसा एशिया कप का हुआ था। तो एनीवे वो अलग मसला है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना एक चीज़ है, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना दूसरी चीज़ है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ मैचेस अगर वो वॉक ओवर देना शुरू कर दी तो इंडिया विल नॉट विन मेनी टूर्नामेंट्स। सो इट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन ऑपोजिशन उस बात को उठा रहे हैं तो मैंने कहा कि आप उस बात को भी टच कर लें। एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना गए थे, जहाँ पे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के उन्होंने डिस्कशंस किए हैं। मैंने पिछले हफ्ते दोनों चीज़ों पे कॉन्वर्सेशंस की हैं। एक इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ कल, जो इंडिया एकदम शानदार तरीके से कमबैक करके जीती है, और उससे पहले मैंने शहबाज शरीफ की चाइना की विजिट के बारे में भी एक तफसीलन कॉन्वर्सेशन की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखें। तो वहाँ पे कश्मीर को लेके गुफ्तगू ही, और उसके 2-4 दिन के बाद ये अटैक होता है। दिस इज़ ए वेरी सीरियस थिंग टू, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बट मुझे लगता है कि चाइना भी जवाबदेह है कि क्या, आई मीन क्या चाइना को पता था कि इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन होगी उस वक्त टेररिस्ट अटैक होगा। तो ये चंद सवाल उठते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, ये जो नारा लगा हुआ है कि इंडिया में आजकल हर चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ में बहुत लोग बातें कहते हैं और मीडिया बिल्कुल सवाल नहीं उठाती। देखिए, अब जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको भी लेकर आप देखेंगे कि मीडिया बहुत कम सवाल पूछेगी डायरेक्टली। सो फॉर एग्जांपल, आपने इलेक्शन के दौरान कई इंटरव्यूज देखे होंगे प्रधानमंत्री के और दूसरों के, लेकिन उनसे कभी ये नहीं पूछा गया था कि भाई ये जो आप कहते हैं थी 370 से वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकालने से कश्मीर का मसला हल हो गया और कश्मीरी खुद बहुत खुश हैं और दे आर वेरी हैप्पी और वो मेन स्ट्रीम बन रहे हैं, तो फिर इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है? अगर कश्मीर का मसला नॉर्मलाइज हो गया है 4 साल में, 2019 से लेकर अब तक 5 साल हो गए हैं, अगर 4.5 साल वो अगस्त में हुआ था, तो आप इतनी फौज क्यों रखते हैं?
इतना सिंपल सा सवाल है, किसी की हिम्मत नहीं होती, मजाल नहीं होती। ये और बहुत ये अनलेस आप मुझे कह दें कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी आईक्यू बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है, इंटेलिजेंस बहुत कम है, तो इस तरह के सवाल उनके दिमाग में आते ही नहीं है। वो तो मैं नहीं मानता, बहुत शानदार जर्नलिस्ट है, लेकिन हिम्मत नहीं है उनमें कि ये पूछें कि भाई अगर 370 ने कश्मीर का मसला हल कर दिया तो इतनी फौजें, इतनी सिक्योरिटी रखने की क्या ज़रूरत है? अब मैं सुन रहा था चंद मिलिट्री एक्सपर्ट्स को, वो कह रहे हैं कि सड़कें सेफ नहीं है कश्मीर में, सड़कों पे अब मुसलसल होना चाहिए। इंडिया हेलीकॉप्टर्स कहाँ है? व्हाई डिडन्ट द सिक्योरिटी कम? फायरिंग हो रही थी, अभी तक वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए, 24 घंटे हो चुके हैं। सो देयर आर सीरियस क्वेश्चंस कि इंटेलिजेंस भी फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है और डिटरेंस का फेलियर है। डिटरेंस यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो मुल्कों से इनको सपोर्ट मिल रही है फॉरेन टेररिस्ट को, उनको डर नहीं है कि अगर हम इंडिया पे अटैक करते हैं तो हमारे पास वापस हमला होगा। तो अब इंडिया, व्हाट इज इंडिया गोइंग टू डू? मतलब क्या मैसेज भेजेंगे वो पाकिस्तान को? क्या हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? उसके अलावा और क्या, मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी द पनिशमेंट अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? तो पाकिस्तान को किस तरह से जवाबदेह बनाएगी इंडिया? बातें तो बहुत की है अमित शाह ने कि हम अखंड भारत बनाएंगे, कश्मीर जो पाक पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भारत में आ जाएगा, इस तरह। भाई वो सब तो बड़ी बड़ी बातें आप बाद में करें, ये टेररिज्म तो खत्म करें, क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर को सील तो करें। सो दैट इज अ सीरियस थिंग। ये कोई सवाल पूछता नहीं है रिपोर्टर से, और आई फाइंड इट वेरी, मतलब अ, मुझे ये बिल्कुल ही नहीं पसंद कि भाई कुछ भी हो जाए, मुल्क का कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन सरकार का इमेज खराब नहीं होना चाहिए। एनीवे, ये नक्शा है आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, और वहाँ पर जो रियासी जो जगह है जहाँ पे अटैक हुई है वो बेसिकली जम्मू में है। और एक इंटरेस्टिंग या कहिए या मतलब सिक्योरिटी मेरे ख्याल से कश्मीर में ज़्यादा है फ़ौजें, तो इसलिए टेररिस्ट अटैक्स जो पिछले हो रहे हैं वो राजौरी में, रियासी में, इस तरह से जम्मू में ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, ना कि कश्मीर में। तो हो सकता है कि जो 370 के बाद जो फ़ौजें वगैरह इन्होंने वहाँ भेजी थी, जो कश्मीर में लॉकडाउन किया था, तो फोकस वाज़ मोर ऑन कश्मीर, ना कि जम्मू। तो और एक बात ये है कि अगर कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन हो गया है 370 की वजह से और बहुत शानदार, पब्लिक बहुत खुश है, तो फिर बीजेपी ने कश्मीर की जो 2 सीटें हैं उसमें इलेक्शन लड़ा क्यों नहीं? मैं आपको साफ बता दूंगा, इसलिए नहीं लड़ा उन्होंने इलेक्शन कि वो बुरी तरह हार जाते। पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मीडिया कह रही है। आपको एएनआई पे जाइए, वो कहेंगे आपको कि ओ कश्मीरीज बहुत खुश हैं इससे। दे आर नॉट। और उसका और एक सबूत ये है कि जो बारामुल्ला की सीट है कश्मीर की, जहाँ से उमर अब्दुल्ला हार गए हैं, हालांकि उनकी जो पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, वो बाकी के 2 सीटें जो कश्मीर के वो जीत गई है, लेकिन जो बारामुल्ला की जो सीट थी वो वहाँ से हार गए हैं। और उस सीट में जो साहब जीते हैं उनका नाम है इंजीनियर शेख राशिद। वो पिछले 5 साल से जेल में है, तिहाड़ जेल में है। वो तिहाड़ जेल में बैठकर उनको कश्मीर में हरा दिया। तो जो बारामुल्ला की कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर जो जो लोगों ने वोट डाला है शेख राशिद को, उनकी मैसेज क्या है? देखिए, जो शेख राशिद हैं वो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल जो कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस, वो बहुत प्रो इंडिया है और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा समझती है शुरू से। लेकिन ये जो शेख राशिद साहब, वो सेपरेटिस्ट हैं। ये जो बारामुल्ला से जो अब्दुल राशिद शेख, इनको इंजीनियर शेख भी कहते हैं, उन्होंने तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा, 2,04,000 सीट वोटों से जीता है वो कंस्टिट्यूएंसी। और उनके जो क्लियर पॉलिटिक्स थी वो सेपरेटिस्ट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स थी। और वो लड़ तो इंडिपेंडेंट की तरह से तिहाड़ जेल में है, वो बैठे हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी तक 5 साल से। उसके बावजूद वो जीत गए हैं। अब उनको शायद नोस के उनको बेल मिलेगी या नहीं, वो पार्लियामेंट में बैठ सकेंगे या नहीं, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्स्टिट्यूशनल मसला, वो तो अलग होते रहेगा। लेकिन वोटर्स ने क्या मैसेज भेजा है कि एक तो एक यहाँ पे बीजेपी ने सीट लड़ी नहीं। ओके, बीजेपी अगर लड़ लेती यहाँ पे सीट तो क्या होता है बारामुल्ला की कंस्टिट्यूएंसी में? एक वो सवाल उठता है। दूसरा सवाल जो है ये कि
کہ ये बंदे को क्यों वोट दिया गया है कश्मीर, इफ दे आर हैप्पी विथ 370 तो अब्दुल राशिद शेख जैसे बंदों को वोट नहीं मिलना चाहिए, और इसके बारे में भी सीरियस डिस्कशंस इंडिया में नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज द थिंग दैट मुझे इरिटेट कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, आप जाके वहां देख सकते हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल वो पूरे टेररिस्ट अटैक्स का साउथ एशिया में हर मुल्क के हर स्टेट में रिकॉर्ड रखता है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो टेररिस्ट अटैक्स हैं जो कश्मीर में हुए हैं। तो अगर आप देखते हैं कश्मीर में जो अटैक्स हुए हैं 2008-10 तारीख से वो बेसिकली कम होना शुरू हो गए थे, लेकिन 2018-19 के बाद से द अटैक्स हैव एक्चुअली गॉन अप अ लिटिल बिट, यानी कैजुअलिटीज पिछले 5 साल में उससे पहले के 5 साल से ज्यादा है। तो ये कहना कि कश्मीर हैज बिकम नॉर्मल इज नॉट करेक्ट। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए ये चीजें हो रही हैं कि पब्लिक एक चीज समझ रही है और हकीकत कुछ और है। तो ये देखिए आप, ये शीट है इस डेटा में, जो पहला कॉलम है ईयर के बाद वो नंबर ऑफ अटैक्स है, कितने अटैक्स हुए हैं उस साल। जो सेकंड कॉलम है उसमें लिस्ट है कि कितने सिविलियन मारे गए। जो तीसरा कॉलम है उसमें लिस्ट आती है कि कितने जो है सो सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। और जो चौथा कॉलम है उसमें आपको पता चलेगा कि कितने एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट मारे गए। पांचवें कॉलम में वो ऐसे लोग हैं जिनका कोई आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर सके कि वो टेररिस्ट हैं या फौजी हैं या सिविलियंस है या कौन है, मतलब वो पर्सन आइडेंटिफाई ही नहीं हो सके। तो अगर आप देख रहे हैं 2011 के बाद से 2012 से लेके 70, 80, 90, 80, 112, 2019-18 तक, तो 18 में काफी अटैक हुए 206। फिर उसके बाद से आप देखें 2019, 20, 21, 22 में, उससे पहले के साल 2012 से लेके अगर आप 2016 तक देखते हैं तो वहां पे कम अटैक्स हो रहे थे, बल्कि 2014 के बाद से या 2019 के बाद से अगर आप देखें जो आर्टिकल 370 जब से निकाला गया, अटैक्स बढ़ गए हैं कश्मीर में। और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो सिविलियंस और सिक्योरिटी में यूजुअली सिक्योरिटी पर्सनल ज्यादा मारे जाते हैं और सिविलियंस कम, यानी ये अटैक फौजियों पे ज्यादा होता है, सिविलियंस पे कम हो रहा है, क्योंकि सिविलियंस पे अगर वो अटैक करेंगे तो सिविलियंस की सिंपैथी दे विल लूज, सपोर्ट दे विल लूज। तो 2024 में 16 अटैक्स हुए हैं, और ये जो अभी जो अटैक हुआ उसको इंक्लूड नहीं करता है डेटा में। 8 जो है सो सिविलियंस मारे गए, 1 सिक्योरिटी पर्सनल मारा गया, टोटल 12 टेररिस्ट मारे गए। सो टोटल इसमें आप देख सकते हैं कि 12 और 9, 19, 21 लोग मारे गए हैं अभी तक कश्मीर में 2024। तो 2024 बड़ा काम लग रहा है, लेकिन अगर आप 2022 और 2023 देखें तो मतलब देयर इज अ डिप बट देयर इज अ लॉट अगर उससे पहले से कंपेयर कर लें। तो बात इतनी सी है कि कश्मीर में अभी जो मसला है इंसर्जेंसी का और पब्लिक ओपिनियन, कि इंडिया हैज नॉट सक्सीडेड इन विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कश्मीरीज, यानी जो उनका कश्मीरियों को अभी पूरी तरह से जीता नहीं गया है। एंड बातें तो बहुत हुई थी कि ये इन्वेस्टमेंट्स होंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स होंगे। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई इन कश्मीर, पब्लिक पे अभी भी काफी दबाव है फौज का, जहां देखें वहां फौज है। सो इट गिव्स द फीलिंग कि यू आर मिलिटरीली ऑक्यूपाइड। तो तो इट विल रिमेन, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी के तीसरे टर्म में कश्मीर का मसला विल रिमेन देयर। और अब सवाल उठता है कि अब ये कोalition गवर्नमेंट में है, क्या वो उस तरह से डिसीजंस ले सकते हैं जो पिछले 10 साल में ले रहे थे? वो सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा। बट एनीवे, जो लोग मारे गए उनके लिए हमारी सारी दुआएं हैं, उनकी फैमिलीज के लिए दुआएं हैं, एंड आई होप कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन टेररिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ लें या मार दें। सो एनीवे, कन्वर्सेशंस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको थॉटफुल लगा, यानी सोचने पे मजबूर किया है कन्वर्सेशंस, तो कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।